क्या होने वाला है अब आपके तेल का? आने वाले दिनों में यूरोप के देश क्रूड ऑयल और गैस के लिए अमेरिका और खाड़ी देशों का रुख कर सकते हैं। रूसी पाइपलाइन मुड़ सकती है एशियाई देशों की ओर। एक दुनिया सोवियत संघ के पहले थी, एक उसके बाद की है। 1991 में जब सोवियत संघ बिखरा तो बहुत चीजें बदली। तेल गैस का बाजार भी बदला, कुछ इस तरह जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी। तेल गैस के जिस विशाल रूसी भंडार को सोवियत संघ ने दुनिया के बाजार से काफी हद तक अलग रखा था, अब उसकी बिक्री शुरू हो गई। रूस ने भरोसेमंद सप्लायर की साख भी बनाई। वे दुनिया में नेचुरल गैस का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। कच्चे तेल के मामले में भी उसका दबदबा है। आज दुनिया में हर रोज 9 करोड़ 80 लाख बैरल क्रूड ऑयल और रिफाइंड प्रोडक्ट्स की खरीद बिक्री होती है। इसमें से 75 लाख बैरल अकेले रूस सप्लाई करता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस साल 24 फरवरी के पहले जो दुनिया थी उसका भी काफी कुछ बदलने वाला है। 24 फरवरी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब यूक्रेन पर अटैक किया, उस वक्त दुनिया के एनर्जी मार्केट में डिमांड और सप्लाई का समीकरण टाइट था। पुतिन को उम्मीद थी कि पश्चिमी देश विरोध तो करेंगे लेकिन कोई कड़ा कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन अब यूरोपीय देश रूस के तेल और गैस पर अपनी निर्भरता घटाने के बारे में सोचने लगे हैं। अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया ने तो रूसी क्रूड ऑयल का आयात बंद भी कर दिया है। ब्रिटेन अपनी जरूरत के क्रूड ऑयल का 8% हिस्सा रूस से मंगाता है। अब उसने कहा है कि इस साल के अंत तक वे रूस से तेल लेना बंद कर देगा। यूरोपियन यूनियन में रूसी तेल के बहिष्कार की आवाज तेज हो रही है। रूसी तेल की खरीदार तलाशने में ट्रेडिंग हाउसेस को दिक्कत होने लगी है। रूसी बंदरगाहों पर कच्चे तेल की लोडिंग में रोजाना 20 लाख बैरल की कमी आ चुकी है। ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया के एनर्जी मार्केट का नक्शा बदल जाएगा। सवाल ये है कि नई तस्वीर कैसी हो सकती है। द इकोनॉमिस्ट में एक लेख में अमेरिका के एनर्जी एक्सपर्ट डैनियल यर्जन ने अनुमान जताया है कि इस युद्ध के बाद एक एनर्जी पावर के रूप में रूस की हैसियत घट जाएगी। उनका कहना है कि अभी तो ये ऐसा सप्लायर है जिसकी जरूरत है, लेकिन बाद में इसकी भूमिका निश्चित तौर पर घट जाएगी। युद्ध के बारे में पॉपुलर सेंटिमेंट तो जो है सो है ही, सरकारों को काफी सोच विचार कर अपना रुख तय करना होगा। कोविड महामारी के 2 सालों के बाद दुनिया अब ऊंची महंगाई दर से जूझ रही है। अभी ऐसे किसी देश की आने वाली सप्लाई को बैन करना ठीक नहीं होगा जो लगभग उतने ही क्रूड ऑयल का उत्पादन करता है जितना सऊदी अरब करता है। रूस पर प्रतिबंधों के चलते पहले ही क्रूड के दाम 8 साल के ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं। गैस के दाम भी 40% उछल गए हैं। इसके साथ ही रूस के पेट्रोलियम एक्सपोर्ट के एक खास पहलू पर भी ध्यान देना होगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार क्रूड और लिक्विड प्रोडक्ट्स के मामले में रूस दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। केवल क्रूड की बात करें तो सऊदी अरब के बाद वे दूसरा बड़ा निर्यातक है। साफ है कि रूस जो चीजें और कच्चा माल मुहैया करा रहा है, उनका इंतजाम इतने कम समय में दूसरी जगहों से नहीं किया जा सकता। और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो सप्लाई में कमी और कीमतों में बढ़ोतरी को दावत देगा। इस बात को समझने के लिए यूरोप का उदाहरण लेते हैं। यूरोप को जाड़े के मौसम से पहले ऑयल और गैस का भंडार जुटाना होता है, लेकिन हाल ये है कि यूरोप की कई रिफाइनरियों में रूसी कंपनियों का भी मालिकाना हक है और वे द्रुज़बा ऑयल पाइपलाइन से जुड़ी हैं। अगर वे पाइपलाइन बंद हो जाए तो इन रिफाइनरियों के लिए तेल समुद्र के रास्ते लाना होगा। लेकिन यूरोप के ऑयल इंपोर्ट टर्मिनल इस हालत में नहीं है कि वे अभी इतनी बड़ी मात्रा में शिपमेंट्स को हैंडल कर सकें। खाड़ी देशों और अमेरिका से ऑयल और गैस इंपोर्ट करने का विकल्प है, लेकिन वे पाइपलाइन से हो रही सप्लाई के मुकाबले महंगा है। अमेरिकी एनर्जी एक्सपर्ट यर्जन का अनुमान है कि यूरोप आज के मुकाबले अगले 5 वर्षों में रूस से कम गैस खरीद रहा होगा। इस दौरान हो सकता है कि यूरोप अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की उत्पादन क्षमता बढ़ा सकता है। हो सकता है कि फ्रांस और ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री बढ़े। लेकिन ये सब होने के साथ कुछ समय के लिए कोयले का उपयोग भी बढ़ सकता है।
अभी रूस में जितने क्रूड और लिक्विफाइड नेचुरल गैस का उत्पादन होता है उसका आधे से ज्यादा हिस्सा यूरोप के देश खरीदते हैं। इनमें अधिकतर देश अमेरिका की अगुवाई वाले सैन्य संगठन नाटो के सदस्य हैं। रूस के 65% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और 90% पाइप्ड गैस इन देशों को बेची जाती है। यूरोप दुनिया की कुल क्रूड सप्लाई का 1/4 हिस्सा आयात कर लेता है। अगर वे रूस से किनारा करेगा तो क्रूड का निर्यात करने वाले पश्चिमी अफ्रीकी देशों, अमेरिका और खाड़ी देशों को बड़ा फायदा होगा। ग्लोबल क्रूड एक्सपोर्ट में 16% से ज्यादा हिस्सेदारी के साथ सऊदी अरब सबसे बड़ा सप्लायर है। करीब 13% हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर रूस है। ग्लोबल एक्सपोर्ट में पश्चिमी अफ्रीकी देशों का 10% और अमेरिका का लगभग 6% हिस्सा है। लेकिन अगर यूरोप के देशों का रुख बदलेगा तो क्या रूस हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? वे इस बाजार में टिके रहने की पूरी कोशिश करेगा। इसके लिए वे चीन, भारत और दूसरे एशियाई देशों को सप्लाई बढ़ाने का प्रयास करेगा। अभी रूसी ऑयल एक्सपोर्ट का 20% हिस्सा चीन जाता है। भारत का हाल ये है कि क्रूड के ग्लोबल इंपोर्ट में भारत का हिस्सा लगभग 10% है। पिछले साल इसने अपनी जरूरत का 3% हिस्सा रूस से आयात किया था। भारत ने अब रूस के क्रूड ऑयल की खरीदारी और बढ़ा दी है। वहीं जापान ने भले ही रूसी क्रूड मंगवाना बंद कर दिया है, लेकिन वे अब भी सखालिन-1 प्रोजेक्ट से सोकोल क्रूड आयात कर सकता है। उस प्रोजेक्ट में जापान की कंपनी सोडेको भी हिस्सेदार है। हालांकि अपने पेट्रोलियम एक्सपोर्ट को पूरब की ओर शिफ्ट करने में रूस को दूसरी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। एक तो ट्रांसपोर्ट से जुड़ा मसला होगा, दूसरा भुगतान का। हाल तक खरीद फरोख्त अमेरिकी डॉलर में हो रही थी। आने वाले समय में ऐसे सौदे करने में परेशानी हो सकती है जिनमें अमेरिकी डॉलर के जरिए लेन देन ना हो। अगर यूरोप ने क्रूड के लिए खाड़ी देशों का रुख किया तो वहां से माल मंगवाने वाले भारत और चीन के लिए दाम चढ़ने तय हैं। ऐसे में एशिया के ये दोनों बड़े देश बड़े पैमाने पर रूस से क्रूड ऑयल खरीद सकते हैं जो सस्ते में मिल रहा है। इसमें केवल एक ध्यान रखना होगा कि सप्लायर शिपिंग और इंश्योरेंस का पहलू संभाल ले। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया में तेल की धारा की दिशा बदल जाएगी। युद्ध लंबा चलने पर रूस में उत्पादन पर आंच आ सकती है, क्योंकि हो सकता है कि पश्चिमी देशों की कंपनियां रूस में अपने निवेश से किनारा करना शुरू कर दें और प्रतिबंधों के डर से उस हिस्से के लिए नए खरीदार सामने ना आए। ऐसे हालात में क्रूड में गर्मी बनी रह सकती है। क्रूड तभी ठंडा हो सकता है जब ईरान और वेनेजुएला से सप्लाई शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा जल्द होता नहीं दिख रहा। लिहाजा अभी तो दुनिया के एनर्जी मार्केट की सांस रूस का चेहरा देखकर ही चढ़ती उतरती रहेगी।